आज हमारे साथ पूर्व सैनिक संघ के जिला अध्यक्ष रहे सुरेंद्र कौशिक जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे तमाम राजनीतिक, सामाजिक और सेना से जुड़े तमाम मसलों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। मैं मीडिया बंधुओं को और हमारे पूर्व सैनिक सभी जो हरियाणा के हैं उनका इस चैनल मेरे पास आया है उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ और उन दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ। सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम सवाल करते हैं, आप पूर्व सैनिक संघ के प्रधान रहे हो। पिछले काफी समय से आपकी भी पूरे शहर में चर्चा हो रही है और पूर्व सैनिक संगठन की भी चर्चा हो रही है कि पूर्व सैनिक संगठन है वो अब सक्रिय तौर पर राजनीति में उतरने पर विचार कर रहा है। इसको आप कहां तक उचित मानते हैं? क्या पूर्व सैनिक संघ को राजनीति में उतरना चाहिए? क्या ये फैसला कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित है या आप लोगों का खुद का? हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हैं गैर राजनीतिक संगठन है। सैनिक, पूर्व सैनिक, सेनाएं किसी सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करती हैं, वो देश के लिए काम करती हैं और वो एग्जाम्पलरी हैं। सैनिक का जीवन एक एग्जाम्पलरी जीवन है। कुछ लोगों ने अपने मतलब के लिए इसका राजनीतिकरण किया है वोट की राजनीति की वजह से। कुछ लोग अपने मतलब के लिए इसका गलत इस्तेमाल करके वोट के राज के लिए इसमें राजनीति कर रहे हैं। ये उचित नहीं है सैनिक जीवन के लिए, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं है। कहीं ना कहीं फौजियों को हमेशा से एक युवाओं में और समाज में एक आइडियल के तौर पर देखा जाता है कि वे अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासन में रहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे भाई समाज में देश जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगे। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ फौजी हैं वो सक्रिय तौर पर मीडिया में आकर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी पीछे भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ फौजियों ने देश विरोधी बयान दिया है, सेना के खिलाफ बयान दिया है। तो इसको आप कैसे मानते हैं? क्या ये सही है? क्या फौज में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की एंट्री हो चुकी है? हमारे फौज का आदमी बहुत ही सीधा और साधारण होता है, क्योंकि वो 18 से 20 साल की उम्र में फौज में चला जाता है और राजनीतिक दाव पेच को नहीं जानता है। यहाँ जो ये पॉलिटिशियन लोग हैं ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि सेना की छवि खराब करवाते हैं तो ये पॉलिटिशियन करवाते हैं। सैनिकों को इसमें, क्योंकि सैनिक हैं वो बिल्कुल सीधा होता है, उसको गुमराह करके ये अपने फायदा उठाना चाहते हैं। आप पूर्व जो सैनिक संघ है उसके अध्यक्ष रहे हैं। हमें सुनने में मिलता है और लोगों से ही पता चला है कि आपके संगठन के हर जिले में आलीशान ऑफिस बन रहे हैं। लोग जो शहर के पोस्ट इलाके हैं वहां आप लोगों ने ऑफिस बनाया है। पूर्व सैनिक संघ के पास इतना पैसा कहां से आया कि आपने एक थोड़े ही समय में एक इतनी प्रॉपर्टी आपने गेन की है? लोग इतना पैसा कहां से आपको, क्या ये जनता के द्वारा पैसा आपको मिला है या कहीं से डोनेशन मिले? कोई राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई हाथ तो नहीं? कोई राजनीतिक फंडिंग नहीं होता है इसमें, न ही किसी सरकार से हमें कोई डोनेट किया हुआ पैसा या कोई एड की मदद नहीं मिली है। ये सारा पैसा हमारे सैनिकों ने 2005 में एक बिजली बोर्ड का काम लिया था। सरकार, तत्कालीन सरकार ने हमें काम दिया था बिना टेंडर के, क्योंकि बिजली निगम घाटे में जा रहा था, उसका रीडिंग वगैरह नहीं हो रही थी। हमारे कुछ अधिकारी थे जिन्होंने इस संस्था के लिए बहुत काम किया है और उसी में से पैसा बचा के, ये जवानों का पैसा है, उनके मार्गदर्शन में जितना भी हुआ है। रोहतक में हमारा इतना बड़ा एक हरियाणा एक सर्विसमैन लीग का दफ्तर है कि शायद एशिया में नहीं होगा, किसी पूर्व सैनिक के पास, किसी स्टेट के पास नहीं है। वो उन अधिकारियों का, उन जवानों का, उन जेसीओज का मेहनत का पैसा है जो बचा हुआ था। उसी फंडिंग की वजह से अभी कुछ हमारे सैनिकों में भी चोर लुटेरे किस्म के लोग आए जो लीग से काम करते हुए हमने निकाले थे। चोरी कर रहे थे, कोई गलत काम कर रहे थे, उनको निकाला। वो सारा झुंड इकट्ठा होके और तत्कालीन सरकार के संरक्षण जो काम कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं सरकार को भी, क्योंकि फौजी को राजनीति नहीं होता है। हमारा एक पीछे आंदोलन था वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का, उसके टाइम क्योंकि फौजी होने के नाते हमें सरकार से ही मांग करनी पड़ेगी, सरकार का विरोध दर्ज कराना पड़ेगा सरकार को ही
कि हमारे हक के लिए, उसका नाजायज उसकी वीडियो दिखा दिखा के मंत्रियों को और किसी को वो ये फायदा उठा रहे। ऐसा क्या हुआ आपके संघ में, आपके जो कर्मचारी का, जो आपका पूर्व सैनिक का संघ है, कि आपके जो डेलीगेट जो चुन के आते थे उनके ऊपर सरकार को सिविल सर्विस का यानी एचसीएस अधिकारी एक्ट बैठाना पड़ा? कहीं ना कहीं सरकार के मन में या आपके संगठन में कोई ऐसी गड़बड़ी जरूर हुई होगी कि सरकार को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि आपके सेना के अधिकारी को हटाकर, आपके सेना के जो पूर्व सैनिक है उनको हटाकर उनको एक सरकार का बंदा और वो भी एक महिला को बिठाना पड़ा? इसको कैसे देखा? इसका कारण है कुछ सरकार के चापलूस लोग वाटुचारिकता से यहाँ अंदर घुसे हैं और वो सरकार के नुमाइंदों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने जब जब इलेक्शन हुआ, मैं बाई नेम बताता हूँ, हमारे बीजेपी प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं पहले कर्नल राजेंद्र सुहाग, वो उससे पहले इनलो में थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो बीजेपी में आ गए। पूरा खेल वो करवा रहे हैं। एक ऑनरी कैप्टन हमारा सतवीर सिंह, वो वकालत का कहीं से झूठी डिग्री लाया हुआ है और वो वकील बन के इसमें लूटा खसोटी हो रही। जितने मुकदमे संघ के ऊपर होंगे उनका वही वकील है। आईएसएल में भी उन्होंने अपनी लॉबिंग कर ली और वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। रही बात महिला अधिकारी की, 2018 में भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया था। हमारे जो संस्था है उसको भारी नुकसान हुआ। उसके बाद हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे सारे खत्म हो गए थे। दोबारा से इन्होंने इलेक्शन कराया, वही टीम जीत के आई। फिर दोबारा से हमने काम धंधा शुरू करवाया। फिर 2022 में भी इन्होंने कोर्ट में चले गए। उसके बाद उस टाइम तत्कालीन सरकार ने हमारी मदद की और दोबारा से इलेक्शन करवाया, फिर वही टीम आ गई। ये चंद लोग हैं हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के, गिनती के लोग हैं, इनके पास कोई मैन पावर नहीं है। ये रिजेक्टेड माल है, चोर उचक्के हैं सारे, और ये इस फंडिंग को हथियाना चाहते हैं। ये सब पैसे की मारामारी है। जिलों में कमजोर आदमियों को उठा के, इनका पहले भी ये फंडा था कि हम रोहतक में इस पैसे को सारे को ट्रांसफर कर लेंगे और वहां अपना फुर्द कर देंगे, क्योंकि एनजीओ का पैसा है। अगर सुरेंद्र कौशिक की बात करें तो उन पर भी शहर में जो पूर्व सैनिक है वो कहता है कि सुरेंद्र कौशिक भी राजनीतिक बंदा है। आपकी पीछे की एक दो वीडियो है, उनको देखते हुए क्या आप एक सक्रिय राजनीति में उतरने की सोच रहे हैं? क्या आगामी नगर परिषद का जो चुनाव है उसमें आप चेयरमैन पद के लिए लड़ेंगे, या फिर सुरेंद्र कौशिक को कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है जिसके इशारे पर वो इस मुद्दे को राजनीति का वजह है? मेरा उद्देश्य अपने ऑर्गेनाइजेशन को भेड़ियों से बचाना है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन की। न मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं, न मैं कभी किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी रहा हूं, और न ही मैं कोई राजनीतिक फंडा लेके चल रहा हूं। मैं सैनिकों के सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि मेरे जिले की लड़ाई है। पहले दादरी और भिवानी दोनों इकट्ठे थे, उस टाइम हमारे 14 डेलीगेट होते थे। अभी इन्होंने कुछ मतलब प्रस्ती लोगों ने जो तत्कालीन डीएलओ लगाए हैं, उसने पूर्व प्रधान के साथ मिलकर हमारे साथ कर लिए थे, भाई सर्वसम्मति से हम बैठ के कर लेंगे, अपना दारू झारू की पार्टी करके अपना चुन लेते थे। 2019 में मैंने ये बीड़ा चाहा, भाई जो प्रधान बनेगा इलेक्टेड वोट से बनो, जिसको भी पब्लिक चाहेगी। उस टाइम तत्कालीन हमारे प्रधान ने रोहतक वालों से मिलकर हमारे सबके फार्म रद्द कर दिए थे, और हमारा जो आज तत्कालीन डीएलओ है ये मिला हुआ था उससे, इसका फार्म रख लिया था। फिर इसके भी लात मार दी थी, ये रोता घूम रहा था। 22 में फिर इसको मेरा उसका आमने सामने इलेक्शन हुआ, भारी बहुमत से लोगों ने 586 वोट से जिताया मुझे। 586 वोटिंग हुई उस दिन, और मेरे को तो चुना हुआ था, मेरी जिम्मेवारी बनती थी। वहां एजीएम में मैंने बात उठा के दोबारा से मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लोग हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। मेरे वोटर लिस्ट में 2250 वोटर थे, और प्रधान बने थे तत्कालीन कर्नल मलिक, उनके वोट में 850 थे। पूरे हरियाणा में 850 में डेलीगेट था, जबकि भिवानी और दादरी में एक एक कॉलेज में 250। अभी भी इन्होंने एक राजनीतिक आदमी को, कर्नल संदीप नैन को बैठाया है एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर। वो सेमैन जो
जिले का बीजेपी का प्रभारी है सेमैन ब्लॉक का, उसको लगा रखे हैं। तो राजनीति तो ये खुद ना सरकार करवा रही। साहब आपने अभी बताया भगवत जी को कि भाई 20% पैसा ये जवानों का है और इससे ये भवन बनाया गया है। तो आप भी पूर्व सैनिक संघ के काफी समय से पदाधिकारी रहे, नोडल अफसर भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये ऑफिस बनाए गए हैं इनमें पूर्व सैनिकों की जो वोटर हैं उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही, या उन वोटरों को पता ही नहीं लगता था पहले कि भाई चुनाव भी हो रहा है? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सरे तो मुझे जाएगा, ये पारदर्शी करोगे। इलेक्शन मैंने तत्कालीन प्रधान से चैलेंज किया था कि आगे जो भी कमेटी बनेगी इलेक्शन से बने, और इलेक्शन करवाए हैं। भवन बना है भिवानी के अंदर, जो भवन बना है 18 जिलों में भवन था। जब मैं डेलीगेट था तो मैंने वहां बहुत लड़ाई लड़ी है इस बात के लिए कि हमारे जिले में सबसे ज्यादा फौजी है, भिवानी दादरी इकट्ठी थी। ये भवन बनाया है, ये उड्डा में प्लॉट लेके जो बनाया है, वो एक कमेटी गठित करके, एक निगरानी कमेटी 7 आदमी की, जिसमें 3 अलग अलग कर्नल रैंक के अधिकारी थे और 11 परचेजिंग कमेटी के, जिसका कैप्टन नौरंग तोसाम से, जो आज इस झुंड के साथ घूम रहा है, वो उसका चेयरमैन था परचेजिंग कमेटी का। और उसमें हमने कुछ टेंडर से ठेका दिया था और उसमें कुछ पैरामीटर सेट किए थे, रेजुलेशन पास किया था, अच्छे ढंग से मैनेज होके बनाया है। अभी दादरी में भी मुझे दोबारा मौका मिला। दादरी में हमारे पास अलग हो गया था, डिस्ट्रिक्ट दादरी में बनने लग रहा था, लेकिन कुछ दूसरी संस्थाओं के लोग, दादरी में एक गौरव सोसाइटी है, वो है ना, उन्होंने प्रोपगंडा करके उसको रुकवा दिया। तो हमने वो छोड़ दिया भाई, प्लॉट भी लिया उनके लिए, और ये कमाई है ना, ये डोनेशन भी की है। मैं खुद 11,000 रुपए अपनी पेंशन से दे के आया हूँ दादरी के भवन के लिए। और अगर अंत में बात कर लें तो जो नगर परिषद का चुनाव आने वाला है उसमें, क्योंकि कई बार आरोप भी लगे हैं, आपके ऊपर भी आरोप लगे हैं कि सुरेंद्र कौशिक कांग्रेस का आदमी है, और आपने भी आरोप लगाए हैं कि जो अभी बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो 90-95 हजार जो वोटर हैं उनको लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं, और आगामी नगर परिषद चुनाव में पूर्व सैनिक उतरना तो नहीं चाह रहे? ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारी मंशा है राजनीति में जाने के लिए। कारण है उसका, क्योंकि राजनीति में 20, 25, 30 साल में लोग जगह बनाते हैं। हम तो रिटायर हुए हैं, मैं सुधार मेजर से रिटायर हुआ हूँ, मेरे ज्यादा लाइफ तो फौज से गुजरी है, और मेरी सोच फौज के अपने ट्रूप्स के लिए जी जान से लड़ने की मेरी तमन्नाएं थी, और मैं अपने सैनिकों, पूर्व सैनिकों की मदद के लिए हम इसमें है। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, न ही हम कांग्रेस के आदमी हैं, न बीजेपी के आदमी, हम हैं देश के आदमी। और झुकाव 90% बीजेपी की तरफ था। मोदी साहब की हमने रैली की है, मैं भी 500-700 आदमी लेके गया था रेवाड़ी रैली में। उसके बाद बीजेपी के जितने तिरंगा यात्रा अभी प्रधान बनने के बाद वीरेंद्र कौशिक जी ने की, मैं वहां गया हूँ, बीजेपी के हर प्रोग्राम में जाता हूँ। रही बात मेरे कांग्रेसी होने की, तो कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो दिया था कि अग्निवीर से सब फौजी नाराज है, अग्निवीर स्कीम से। उसके बाद में उन्होंने ये कहा था आपकी विसंगतियों को दूर करेंगे और अग्निवीर को समाप्त करेंगे। तो आंदोलन को लीड कर रहा था मैं, और मेरे जो जितने भी मेरे साथी थे उनका ये फैसला था कि हम एक बार सरकार को अपना रोष प्रकट करें। वो उसी को इन्होंने हथियार बना लिया। मैं तो पैदाइश ही, मेरी विचारधारा है, मेरे पिताजी की विचारधारा, मैं तो पैतृक है ना, हमारी हिंदुत्व की है और देश की वफादारी की है। हम कोई राजनीतिक नहीं है, न हम राजनीतिक बनना चाहते, क्योंकि राजनीति में झूठ बोला जाता है। हम झूठ नहीं बोल सकते, न हम किसी को धोखा दे सकते। हम सैनिक हैं, और सैनिकों का आचरण हम अगलों से है ना इस्तेमाल करते हैं। और सैनिकों को तो मैं धोखा खा सकता हूं, मैंने किसी को जिंदगी में। अंत में बात कर लें, ऐसा क्या रहा, क्योंकि आप इस पूरे प्रकरण में मौजूद रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी थे, नोडल अफसर भी थे, और बार बार रोहतक भी गए हैं, जैसा हमें सूत्रों से पता लगा। ऐसा क्या हुआ कि आर्मी अफसर को हटाकर एक एचसीएस अधिकारी को बैठाना पड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव? साहब, ये भी अब बड़े शर्म की बात है कि
जो हमारी विरोधी पार्टी है, जो इस संस्था को खत्म करना चाहती है, उन लोगों की चॉइस पे हम डीसी रोहतक से मिले थे, क्योंकि हमारी जो संस्था है वो रोहतक सोसाइटी एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है, इसलिए डीसी उसका इंचार्ज है। हम डीसी से मिले थे कि जो किसी सैनिक अधिकारी को लगा दो जो सेना के बारे में जानता हो और पारदर्शिता से इलेक्शन करवा दे। उन्होंने, उस पार्टी ने, कमांडर सतबीर नेवी से थे, उन्होंने काफी सोसाइटियों के इलेक्शन कराए हैं, बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, ईमानदार हैं, और सब तरह से उन्होंने कानून को मान उन्होंने लगवाया। हम तो जानते भी नहीं थे सतबीर को। सतबीर के ऊपर दबाव किया इन्होंने गलत सलत काम के लिए, उसने कहा मैं कानून से बाहर नहीं जाऊंगा, उसको हटवा दिया इन्होंने। फिर मैं खुद सतबीर के पास आदमी लेके गया था, प्रार्थना की थी हरियाणा के पूर्व सैनिकों की तरफ से, तकरीबन 100 आदमी लेके हम गए थे। अच्छा, सतबीर साहब गुड़गांव से अपने घर चले गए, हमारे को गुड़गांव गए, वो गुड़गांव रहते हैं, पता करके भाई कहाँ रहते हैं। फिर उनके गांव पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट की, डीसी साहब ने बोला भाई उनको कह दो वो करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करो आप लोग। हम रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, रिक्वेस्ट उन्होंने मानी भी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाई हुई हैं मैडम, वो 2023 बैच की हैं, वो तो नए ICS अधिकारी हैं, उनको कोई तजर्बा भी नहीं है, और महिला अधिकारी हैं। हम वैसे भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको अपनी बात रखने में भी हमें झिझक होती है, वो हमसे मिलना भी नहीं चाहती, सच्चाई है ये, उसको गुमराह कर दिया। और महिला की एक है ना, महिला बहुत सशक्त है देश की, लेकिन एक कमजोरी भी है, वो कानाफूसी को बहुत जल्दी पकड़ती है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है, वो स्टे नहीं कर रही थी पहले वाली, उसने सुनाई की थी हमारी 13 सितंबर को। 24 सितंबर को ये मिसेज कपूर को लेके आए हैं राजनीतिक, और मैं नाम ले देता हूं, ग्रोवर साहब लेके आया है, ग्रोवर साहब उसको लेके आया, लगाया, 24 को वो पोस्टेड हुई है, और 26 सितंबर को बिना सुनाई करके डिजिटल साइन करके उसने स्टे जारी कर दिया। तो ये तो फंडा तो सारा है ना, उनका किया धरा है रोहतक वालों का। मेरी लड़ाई भिवानी के लिए और चरखी दादरी के लिए हमारे 16 डेलीगेट थे जो मैंने AGM में पास करवाए थे, लेकिन अभी सिर्फ है ना 7 पे इलेक्शन करवा रहे हैं। यहाँ जो DNO लगाया है ये तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का है, ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का निडाना से बिलोंग करता है, अपने बच्चे पढ़ाने के लिए आया था यहाँ, तो ये तो रोहतक वालों से मिला हुआ है। इसी से उन्होंने पिटीशन करवाया था, इसी से मुकदमा डलवाया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, और उसने इस पर फैसला लिया। फैसला तो कुछ है नहीं, एक तरफा है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। अभी ये वोटिंग लिस्ट बना रहे हैं, वोटर लिस्ट बना रहे हैं, कॉलेज